तो लीजिए सुनिए दुखम सुखम का 8वां अध्याय। लेखिका ममता कालिया। अभी सारी गृहस्थी उठाने की बात इंदु के मन में नहीं थी। उसने रात में एक ट्रंक में अपने बच्चों के कुछ कपड़े जमा लिए थे, अगर पति अचानक कहे चलो तो हाथ पैर ना फूल जाए। कवि की सफेद पैंट और 2 कमीजें मैली लग रही थी। कमरे के बाहर पानी की बाल्टी रखकर वह उन्हें धो रही थी। यहाँ बैठकर नीचे की आवाजें उसके कानों में पड़ रही थी और वह मन ही मन यह मना रही थी कि चिल्लपो इतनी न बढ़ जाए कि पड़ोस के तोते अपनी छत पर आकर पूछने लगे, अरे भाभी सवेरे सवेरे मिर्चे कूटकर खिला दी क्या। थोड़ी देर कवि मूड़े पर अफसन सा बैठा रहा, दोनों हाथ में अपना सिर थामे। कपड़ा धोना बीच में छोड़कर इंदु कमरे में आ गई। कवि ने थकी आवाज में कहा, इन्हीं सुनो, कल सुबह की गाड़ी से मैं अकेला जाऊंगा। ज्वाइन करने के बाद पहला काम मकान ढूंढने का करूंगा। तुम हिम्मत और समझदारी से यहाँ रहना। तुमसे दादाजी का कोई बैर नहीं, शिकायतें तो सारी मुझसे हैं। इंदु का मुंह उतर गया। नए शहर और जीवन के उसने अनगिनत स्वप्न देख डाले थे। उसे लगा दिल्ली जैसे बड़े शहर में मकान ढूंढना असंभव काम होगा। कवि मोहन ने कहा, तुम दिल क्यों छोटा करती हो। मैं अपने साथ काम करने वाली से कहूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। अकेली जान की थोड़ी सी तैयारी थी, रात में निपटा ली गई। बक्सा तो वही छोटा वाला था। तकिए के साथ 2 चादरें लपेट ली। हाँ, किताबों भरी एक पेटी जरूर भारी थी। अगले रोज मुंह अंधेरे उठकर कवि ने अपना सामान नीचे उतारा और दाएं कमरे में प्रवेश कर माँ के पैर छुए। माँ ने रुलाई अंदर भींच कर कहा, जा बेटा, राजी खुशी रहना, बच्चन की फिक्र ना करना। पिता काफी रात करवट बदलने के बाद सो पाए थे, इसलिए, लेकिन उनकी आंखें फिर भी खुल गईं। कभी तू जा रहो है, चिट्ठी डालियो, और सुन, वहां पे जा जरा फजीयत हो जाए तो वापस आ जाइयो। यहाँ घर में अच्छा बुरा सब तेरा ही है भैया। बच्चे अभी भी सो रहे थे। भगवती की नींद खुल गई। वह दरवाजे से लगकर सुबकने लगी। माँ ने घुड़का, इसमें रोबे की कौन बात है, छोरा बड़ी नौकरी पर जा रहे हो। पिता बोले, बेटे आते जाते रहना। इंदु से तो रात भर कवि ने विदा राग सुना था। उसका धीरज रह रहकर टूटता और आंखों की कोर से झड़ने लगता। कवि ने कहा, पिता, मैं तो पहले भी आगरे में था, अब इतना क्यों बेचैन हो रही हो। तब तो मजबूरी थी तुम्हारी, इंदु ने कहा। कवि ने ढांढस बंधाया था। इंदु ने उससे मनोहार की थी कि इस बार सैलूनों पर हम आगरे जरूर जाएंगे, हमें कोई रोके ना, हाँ नहीं तो। जब तांगा आ गया और अब्दुल तांगे वाला सामान उठाकर तांगे में रखने लगा, कवि ने धीरे से कहा, राखी पर ये बच्चों के साथ मायके जाए तो जा लेने देना जीजी। मन ही मन विद्यावती खिंच गई। इंदु के अंदर ये परिवर्तन उन्हें ग्राह्य नहीं था। पहले वह पति या ससुर से कुछ कहना चाहती थी तो सास के माध्यम से अपनी बात पहुंचाती। इधर जब से कवि घर में रहने लगा था, वह सीधे कवि से या दादाजी से बात कर लेती। उसका सिर पर पल्ला भी अब ऊंचा रहने लगा। ऊपर से गजब यह कि सास से मनवाने वाली बातें वह पति के जरिए उनके सामने रखने लगी। आज तो यह दुखी है, कल से इसे ठीक करूंगी, विद्यावती ने तय किया। इंदु अपने कमरे की तरफ चली तो लाला नत्थीमल ने कहा, बहू, रात का दूध बचो हो तो मुझे चाय पिला दे, तो नेक सी कुटकन भी दे देना। भगवती बोली, दादाजी मैं बनाऊं चाय, तो बस इंदु जाने हैं बनानो या फिर कभी। भैया जी लाट साहब वाली चाय बनाते हैं, मुँह पे ना बने वैसी चाय। इंदु ने स्टोव जलाकर जल्दी से चाय बनाई और कटोरी में 2 मठरी सहित ससुर को दी। विद्यावती ने करवट पलटकर पूछा, मेरे लिए बनाई? नेक सा दूध रहो जी, अभी दूध वाला आता होगा, ताजे दूध की बना दूंगी, इंदु ने कहा। विद्यावती को बुरा लगा। उन्होंने धोती का पल्लू फैलाकर मुंह ढक लिया और मुंह ढके ढके बोली, हाँ हाँ, अब जीजी का फिक्र क्यों करेगी, जे तो दिल्ली वाली हो गई ना। अच्छा अब चुप हो जाओ, मुँह पर 5 पन्नों का रट्टा लगाना है, सर ने कहा आज परीक्षा लेंगे, भग्गो ने कहा और लालटन लेकर बरामदे में पहुंच गई। लाला नत्थीमल ने पत्नी से कहा, ले मेरे गिलास से ले ले चाय। विद्यावती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चित्त घर से उचाट अपने कताई संग की ओर चला गया। इधर कई महीनों से वह गृहस्थी के खटराग में न चरखा चला सकी, न संग की किसी बैठक में ही जा पाई। उसने तय किया कि अब से लाला जी की दुकान चले जाने के बाद वह बैठकर चरखा काता करेगी और जब तब दोपहर में चरखा समिति का भी चक्कर लगा लिया करेगी, और बल्कि लीला से भी कहेगी कि वह भी चरखा समिति में संग चला करे, उसका मन बहल जाएगा। मूर्ख नहीं थी विद्यावती। सीमित शिक्षा के बावजूद उसमें सहज व्यवहारिक ज्ञान था। स्त्री के लिए घर परिवार एक किस्म का आजीवन कारावास होता है। उसने चरखा समिति की सभाओं में सुना था कि आज़ादी के मतवालों को अंग्रेज पुलिस जेल में ठूसकर उनके साथ कैसा बर्ताव करती है। सी क्लास कैदियों को तो भरपेट खाना लत्ता भी नसीब नहीं होता।
ऊपर से उनसे हाड़ तोड़ मशक्कत ली जाती है। विद्यावती को लगा क्या घर परिवार में फंसी स्त्री की दशा भी क्या सी क्लास कैदी जैसी नहीं। आजादी के मतवालों का तो नाम गाम जेल के इतिहास में लिखा मिल जाएगा, औरतों का तो नाम निशान ना मिले। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन यही चर्चा रहेगी कि फलाने की औरत चूल्हे की आग में भुरभुराकर मर गई, ठिकाने की माँ का पैर जमुना जी में रपट गया, तुमुक कंठमाला हो गई, या अमुक को बीच बाजार में सांड ने मार दिया। सोचते सोचते मन भरभरा गया। इस गृहस्थी में बामशक्कत कैद, डंडा बेड़ी, तन्हाई, जाने कौन कौन सजा काट ली। अब हिम्मत बाकी नहीं, बस भगवती का ब्याह हो जाए तो नैया पार लगे। विद्यावती की आंख लग गई। अचानक बादलों की घड़घड़ाहट और मोरों की आवाज से वह जाग गई। इंदु आवाज लगाती रह गई, जीजी चाय उबल रही है, पीकर जाओ। विद्यावती दानों की पोटली बगल में दबा छड़ी के सहारे छत की सीढ़ियां चढ़ गई। सौताल से उड़कर आए मोर मुंडेर पर बैठे सावन का न्योता रहे थे। थोड़ी देर में बारिश की बूंदें पड़ने लगी। विद्यावती का हृदय आह्लाद से भर गया। हालांकि मोर नाच नहीं रहा था, पर विद्यावती का मन मोर नाच उठा। मन में मंसूबे बनाने लगी। सावन लगते ही घर घर में झूला डल जाएगा। इस बार सबको बुलाऊंगी। लीला, कुंती, भग्गो तो घर में ही है। कुंती को सावन के गीत बहुत आते हैं, शिव शंकर चले कैलाश, और वह वाला भी जो झूल रे कदम तले। इस बार मेहंदी भी लगाई जाए। बेबी मुन्नी तो नीचा अलिक बैठती नहीं, उनके मेहंदी लगाकर मुट्ठी पर कपड़ा बांध देगी। हाथ रच जाएंगे तब कैसी खुश होगी। शाम को तांगा कर मंदिरों की झांकी भी देखी जाएगी। यादें ही तो हैं, आगे पीछे होती रहती हैं। बड़े आवेग से धुंधली छवि विद्यावती की स्मृति में कौंध गई। जब वह 6 साल की थी, उसका दूल्हा मुरारी 5 साल का। दोनों को वृंदावन राधा मोहन का सिंगार बनाकर लाया गया था। तब उसका पैर एकदम ठीक था। मुरारी था तो 5 का, लेकिन विद्या से लंबा, देखने में भी बड़ा लगता था। पीताम्बर में साक्षात कन्हैया जच रहा था। मंदिर में दोनों को जब राधा गोविंद की तरह खड़ा कर दिया गया, कितने ही भक्तों ने उन्हें चढ़ावा चढ़ाया। मुरारी ने कहा, अम्मा मेरे तो पैर पिरा गए खड़े खड़े। तब दोनों को गोद में लेकर अम्मा और बाबा बाहर आ गए। अपने पहले पति की बस इतनी सी ही स्मृति बनी रही विद्यावती को। बाद को तो इतना याद है कि एक दिन बाबू दुकान से घर लौटे तो उनका मुंह उतरा हुआ था। उन्होंने अम्मा को बताया कि मुरारी तो हैजा से चल बसे। अम्मा सिर पर हाथ मार रोने लगी। अरे मेरी छोरी का तो अभी गाना भी नहीं हुआ है, कैसे विधवा मानूं। पास पड़ोस में खबर फैलते देर न लगी। रिश्ते की चाचियों ने उसे जबरन सफेद फ्रॉक पहना दी और समझा दिया, देख लाली अब तुझे घर में रहना है, छोरों से बात नहीं करनी, निर्जला एकादशी पर पानी नहीं छूना। बाबू ने विरोध किया। भाभी ये अयानी छोरी क्या समझे अमावस्या और एकादशी। चाचियों ने तर्जनी दिखाकर ब्रज दिया, हम समझाएंगी नेम धर्म। सिर्फ विद्यावती के कल्याण के लिए उसके पिता गौरी शंकर सनातन धर्म से आर्य समाज में आए, जहां उन्हें लाला नथीमल में सुपात्र नजर आया। जिस समय विद्यावती का पुनर्विवाह हुआ, उसकी उम्र केवल 14 साल की थी। जिस साल ब्याह हुआ उसी साल की दिवाली की बात है। विद्यावती के पैर में लोहे की जंग लगी, कील चुभ गई। बहुतेरी मल्लम पुलटिस लगाई, कील मिली ही नहीं। गई तो कहाँ गई, पैर में दर्द इतना कि धरती पर धरा न जाए। तीसरे दिन पैर सूज गया। डॉक्टर ने बदल बदल कर दवा दी, कोई असर नहीं हुआ। लीला उन दिनों पेट में थी। नथीमल इतना घबराए कि विद्यावती को मायके छोड़ाए। वहां भी वैद्य सब ने देखा, रोग किसी को समझ में न आया। अलीगढ़ के अस्पताल में बाबू ने एक्सरे करवाया तो कील पंजे में एड़ी की तरफ फंसी थी। ऑपरेशन से कील निकल आई, पर पैर में हमेशा के लिए कज आ गया। बायां पैर कुछ छोटा और कमजोर हो गया। विद्यावती प्रसव के बाद 1.25 माह की बच्ची को लेकर पतिगृह आई। उसे नए सिरे से अपनी बदली हुई काया को स्वीकार करना पड़ा। नथीमल तीर की तरह लंबे, पतले और वेगवान थे। पैदल चलते तो पीछे मुड़कर न देखते कि संग चलने वाला साथ है या पिछड़ रहा है। गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, सुंदर नाक और आंखें ऐसी तेज कि जिस पर नजर पड़े उसे बांध कर रख दे, बेध कर रख दे। नथीमल ने पत्नी की देह विषमता की गहरी चिढ़ और अस्वीकार से जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने आर्य समाजी सुधारवाद की झोंक में पुनर्विवाह के लिए बाल विधवा विद्यावती को चुना था, तो सिर्फ इसलिए कि उनसे 10 साल छोटी लड़की भाग दौड़कर घर गृहस्थी के काम संवार कर अपने को धन्य समझेगी। सभी वणिक पुत्रों की भांति उनका गणित भी यही था। पैसा कमाने और खर्च करने का अधिकार उनका है, मेहनत, बचत और किफायत का कर्तव्य उनकी पत्नी का।
विद्यावती ने एक बार दबी जुबान में पति से कहा, कहो तो बर्तन मांजने के लिए मेहरी रख लूं, 3 रुपए महीने पर राजी हो जाएगी। नत्थीमल ने त्योरी चढ़ाकर कहा, फिर तुम क्या करोगी सारा दिन? लीला छोटी है, मुझे फिर दिन चढ़े हैं, ऐसा लगो है। नल के पास घुटने मुड़कर बैठना भारी पड़ जावे है। चाहे जैसे बैठकर मांझे मांझ ले, मायके की लाटसाबी यहाँ नहीं चलेगी। बेटे के चक्कर में बेटियां पैदा होती गईं, इसे भी नत्थीमल विद्यावती का दोष मानते रहे। नत्थीमल का गणित माना होता तो कवि मोहन पैदा ही ना होता। लीला कुंती के बाद जब विद्यावती को दिन चढ़े तो किसी ने लाला नत्थीमल को सुझाया, जब लड़कियां पैदा होती हैं तो तला ऊपर 3 तो जरूरी होती हैं। उस दिन नत्थीमल ने दुकान से लौटकर एक पुड़िया विद्यावती को दी। अरे जे का है? विद्यावती ने पूछा। कुनेन है, दिन में 3 बार फंकी लगाकर पानी पी लो, पेट की सफाई हो जाएगी। विद्यावती को बहुत बुरा लगा, ये बाप है या कंस। फिर इस बार उसे सारे लक्षण बदले हुए लग रहे थे। उसने पुड़िया लेकर धोती की खूंट में बांध ली और कहा, अभी मुझे प्यास ना है, पानी पीऊंगी तब फंकी ले लूंगी। इधर नत्थीमल की आंख बची, उसने खूंटे से खोलकर आंगन की मोरी पर कुनेन झाड़कर बहा दी। हफ्ते भर यह सिलसिला चला। विद्यावती का पेट तो नहीं, आंगन की मोरी जरूर सफा चट हो गई। जाने कब कब की झल्ली गिल्ली सब मरमरा गई। मोरी फल से फल फल पानी निकलने लगा। नत्थीमल ने अगले महीने पत्नी के फूलते पेट को देखा, हताशा से हाथ मले। सर्दी या खंका आने वाली है, इतनी कुनेन पी गई, जीती रह गई। समस्त भय, आशंका, तनाव को निर्मूल कर जब कवि मोहन प्रकट हुआ, नत्थीमल खुशी से नाच उठे। सलोनी सूरत वाला शिशु साक्षात मृत्युंजय था। नत्थीमल को कोई अपराध बोध नहीं हुआ कि इस गर्भ को मिटाने के लिए उन्होंने कैसे कैसे जतन किए। सभी मथुरा वालों की तरह उन्होंने इसे श्याम सुंदर की इच्छा कहकर अपने शोभ मुक्त कर लिया। चौथी संतान भगवती कवि के 8 साल बाद बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते दाम्पत्य के बीच क्षणिक युद्धबंदी के दौरान जीवन पा गई। छोटे बच्चों को संभालना विद्यावती के लिए अकेले हाथ आसान काम नहीं था, खासकर बाएं पैर की कमजोरी के कारण। इसलिए उसे आदत पड़ गई थी हर समय टोका टाकी करने की। एक बार जब चौके में बैठ जाती तो फिर उठ उठकर कोई चीज उठाना संभालना उसके बस की बात नहीं थी। वह लड़कियों को बार बार कोचती, अरे लिल्ली ने एक लोटे में पानी तो दे दे, अरे कुंती हिंग की डिबिया कहाँ हेराए गई, अरे लिल्ली लल्ला को संभार गिर जाओगे। पढ़ने की कौन कहे, दोनों बहनों का खेलना तक दुभर रहता। जैसे ही गली में अक्कड़ बक्कड़ खेलने जाने का पैर बाहर धरती, विद्यावती पीछे से कहती, अपने भैया को भी ने घुमाए लाओ दोनों जनी। गोल मटोल और भारी था कवि, उसे लेकर ज्यादा दूर चलना उनके लिए मुश्किल था। वे वहीं किसी मंदिर के चौतारे पर उसे बिठा देती और गिट्टे खेलने लगती। लीला और कुंती की किताबों से विद्यावती ने अपना बिसरा हुआ अक्सर ज्ञान ताजा कर लिया। फिर तो उसे स्कूल की पढ़ाई में इतना रस मिलने लगा कि लड़कियों से भी पहले पाठ उसे याद हो जाता। लीला कहती, रट्टा तो कोई भी लगाए, इमला लिख कर दिखाओ तो जाने। विद्यावती चौके में से चूल्हे से कोयला निकाल पानी में छन से ठंडा करती और वहीं धरती के पत्थर या दीवार पर लिखना शुरू कर देती। वह सुंदर अक्षर बनाती और उन्हें थोड़ा सा मोड़ देती। लीला कुंती हाथ जोड़ देती, बस बस उस्तानी जी, अब हमें मत पढ़ाओ। इस दीवार लेखन पर पूर्ण विराम लग गया जब एक दिन नत्थीमल ने कोयले से चीती दीवारें देखकर पूछा, अरे क्यों रे लिली, तेरे पास पट्टी नहीं है या स्लेट टूट गई कि दीवारें रंग डाली? ये तो जीजी से पूछो, कौ को काम है जो। कुंती ने बताया, जीजी हमसे बढ़िया लिखना जानती है। नत्थीमल ने त्योरी डालकर कहा, माँ दीवारें पोंछा लीजिए, नहीं सोचा दिवाली के पहले सफेदी कैसा होगी। विद्यावती ने कहा, चूना हो तो मैं ठीक कर दूंगी, एक पट्टी मुझे भी ला दो। बादामी रंग की लकड़ी की पट्टी आ गई। उसे पोतकर तैयार करने के लिए लीला कुंती के पास मुल्तानी मिट्टी थी। वे 2 की जगह 3 पट्टी पोतकर सूखने रख देती। कभी जल्दी होती तो मुड़ पर पकड़कर तख्ती झुलाती और गाती। बच्चे बड़े हो गए। लाला नत्थीमल का स्वभाव न बदला, लेकिन अब उनके बर्ताव में उतनी चोट नहीं लगती। विद्यावती ने अपने दुनिया में मग्न रहना सीख लिया था। बच्चों के हंसने, खेलने, पढ़ने और मचलने के साथ साथ एक अलग संसार था। फिर मथुरा के मोहल्लों का रंगारंग भी ऐसा ही है कि कोई ज्यादा देर तक लसौड़े मुंह बनाकर नहीं रह सकता। अचानक लहर उठती, चलो आज सब लोग रामलीला चलें, चलो आज परकम्मा लगा है, आज तो सारी लुगाइयाँ हरी चूड़ियाँ पहनने जाएंगी, आज अन्नकूट है, आज सारी तरकारियाँ मिलाकर अन्नकूट का प्रसाद बनेगा, आज बसौड़ा मनाया जाएगा, कोई आज चूल्हा ना बाले। हर दिन किसी न किसी वजह से खास दिन होता और पर्व की तरह मनाया जाता। बच्चे भी पोथी बस्ते से छुटकारा पाते, स्वांग और मेले की रौनक में रम जाते। मथुरा के निवासियों में
उत्सव धर्मिता कूट कूट कर भरी थी। वे अपने जीवन की समस्त तकलीफें, तनाव और तड़फड़ाहट को इसी तरह जीतते। इस तरह आमोद प्रमोद उनके जीवन का रस भी था और संन्यास भी। मनोरंजन था तो पलायन भी। बाकी कमी महात्मा गांधी की सर्वहारा छवि ने पूरी कर दी। उनकी रूखी सूखी कृष्णकाया से मथुरावासी उन्हें अपने जैसा एक व्यक्ति मानते, जिसने अपनी खरी बात से सबको कायल किया और भयमुक्त जीवन जीने का मार्ग दिखाया। दिल्ली के घर भी क्या घर, कोठरियां बनाम कमरे और कमरे बनाम बरामदे। एक तरफ दीवार में जड़ी हुई अलमारियां, दूसरी तरफ सड़क की ओर खुलने वाली कतारबद्ध खिड़कियां। खिड़कियों की नीचाई और सड़क पर चलते आदमियों की ऊंचाई में अद्भुत तालमेल। कुछ ऐसा बेसाख्ता, अंदर वालों की आंख बाहर और बाहर वालों की आंखें अंदर टिकी रहे। ना पर्दे कैसे लगाए जा सकते हैं। घर में हवा का एकमात्र रास्ता ही खिड़कियां हैं, हवा का भी और मनोरंजन का भी। जिन्होंने पर्दे लगा रखे हैं वे भी सर के ही रहते हैं। भला हो विद्युत व्यवस्था का, खिड़की दरवाजे दिन रात खुले रखने पड़ते हैं। चोरी और गर्मी, इन दोनों आशंकाओं की भिड़ंत में गर्मी हर बार जीतती है। दिल्ली एक नगर। नगर में कितने नगर, रूपनगर, कमला नगर, प्रेम नगर, शक्ति नगर, मॉरिस नगर, किदवई नगर, विनय नगर, संत नगर, नगर ही नगर। मजा यह है कि कोई चाहे कितनी भी दूर रहता हो, बसों में धक्के मुक्के खाता अपने दफ्तर पहुंचता हो, पर वह रहता तो दिल्ली में है। जब गांव कस्बे में उसके रिश्तेदार मेहमान बनकर आते हैं, वह उन्हें प्रदर्शनी दिखाता है, लाल किला, बुद्ध जयंती पार्क घुमाता है और एक के बाद एक टूटते 10-10 के नोट देखते हुए गिन गिनता है कि मेहमान कब जाए और वह वापस अपनी पटरी पर फिर बैठ जाए। दफ्तर से घर, घर से दफ्तर। सच पूछो तो दिल्ली का मतलब है 10-5 नेताओं की दिल्ली। दिल्ली की असली मलाई बस वही चाट रहे हैं, बाकी सारे घास काट रहे हैं। कवि ने इकलौते कमरे का इकलौता दरवाजा बंद किया और ताला डालने की रस्म पूरी की। यह ताला किसी भी चाबी से खोला जा सकता है तो किसी उम्दा कंपनी का, पर जब से कवि ने होश संभाला इसे घर में इस्तेमाल होते देखा, घिस घिस कर चिकना लोहे का बट्टा जैसा हो गया है। जीजी ने यह ताला और इस जैसी कई कंडम चीजें उसे भेंट कर दी जब वह मथुरा से चला। ताला बदलने का इरादा रोज करता है कवि, पर ताला खरीदने की बात उसे हास्यास्पद लगती है। पहले उसे कुछ ऐसा सामान खरीदना होगा जो ताले का औचित्य साबित कर सके। कवि रोज रात 10 बजे तक घर लौटता है। तब वह इतना थका होता है कि बिना कई बार कपड़े बदले, बिना चादर झाड़े तुरंत सो जाता है। कमरे की बदरंग दीवारें, घिसी चादर, तिड़के प्लेट, प्याले और टूटा स्टोव उसे सिर्फ तब नजर आते हैं जब कोई दोस्त अचानक छुट्टी के रोज चला आता है। काम के बाद वह कॉफी हाउस चला जाता है। वहां शोर का अंश बनना उसे अच्छा लगता है, सिगरेट पीना भी और कभी कभार कॉफी पीना भी। इन तीनों चीजों की तासीर ऐसी है कि इनके रहते भूख महसूस नहीं होती, ना अकेलापन, ना उदासी। वह इन तीनों में से दो से हमेशा घबराता है। वह ना अकेलापन बर्दाश्त कर सकता है, ना उदासी। कई बार सुबह 4-5 बजे के बीच मकान मालकिन की नवजात लड़की के रोने से उसकी नींद टूटती है। फिर देर तक उसे नींद नहीं आई। अपनी बेबी मुन्नी याद आने लगी। कवि अपने आसपास के घरों की प्रारंभिक आवाजें सुनता है, दूध वालों की साइकिलों की खड़खड़ाहट, महरियों की खटखट, किसी न किसी घर या मंदिर से अखंड पाठ की रटंत। कॉलेज के साथ उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार इसके परिसर में दाखिल हो जाओ तो शेष जगत से जीवन की परेशानियां भुला दी जाती हैं। एक उड़ा हुआ व्यक्तित्व यहाँ इतना कामयाब होता है कि उतनी देर अपना असली व्यक्तित्व सामने ही नहीं आता। दरियागंज में आवास की समस्त संभावना टटोलने के बाद ही कवि मोहन ने कूचा पातीराम में यह आधा अधूरा कमरा लेने की मजबूरी स्वीकार की। दरियागंज प्रकाशकों, मुद्रकों और कागज के थोक विक्रेताओं का इलाका है। किसी जमाने में यहाँ पिछवाड़े की गलियों में जनता रहती थी, अब तो इसके चप्पे चप्पे में व्यवसाय का जाल फैला हुआ है। अपने विभाग के अब्दुल राशिद के साथ वह दरियागंज के सामने की गली के चक्कर भी लगाया। चितली कब्र यूं तो देखने में ऐसी लगती जैसे शहर की कोई भी गली। इस लंबी और संकरी गली में रहना कमाना साथ साथ चलता है।